अच्छा, अब इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे डिफॉर्मेशन से रिलेटेड। हमने बेसिक डिफॉर्मेशन हुक्स लॉ तक तो देखा था, लेकिन उसके साथ कुछ और टर्म्स इंक्लूड होती हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म जो रिलेट करती है डिफॉर्मेशन से, वो है स्ट्रेस। और ये सिग्मा का जो सिंबल है, बेसिकली ये स्ट्रेस के लिए लिखते हैं हम, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप देखोगे ना, वो प्रेशर जैसा ही है। लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि ये हम डिफॉर्मेशन में यूज कर रहे होते हैं, और वहाँ प्रेशर में कोई डिफॉर्मेशन कंपलसरी नहीं होती है हमारे पास। तो स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन सेम वही है, द फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जितनी भी फोर्स अप्लाई होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसे हम मेंशन करेंगे स्ट्रेस से। और क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इसका भी ऐसा यूनिट पास्कल्स होगा, प्रेशर वाला सेम, पास्कल्स ऐसा यूनिट। और जो फॉर्मूला होगा वो F/A इक्वल्स टू सिग्मा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी हो गई डिफॉर्मेशन की, स्ट्रेस। और इससे बस आपको ये पता चलेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है फोर्स की इनसाइड द बॉडी, वो किस तरह से की गई है। जिस तरह हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, कि वो पॉइंट जहां पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो बॉडी का होल मास या होल वेट, तो उसे हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसी तरह से बॉडी की डायमेंशंस जो होगी, तो उसमें जिस तरह से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगी, उस कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही एक क्वांटिटी और अटैच हो जाएगी स्ट्रेन की। और इसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्ट्रेन को भी डिफाइन हम बेसिकली, अच्छा, इसमें स्ट्रेस जो है ना, वो एक तरह से एक्शन है। मतलब स्ट्रेस आपके पास, आपने फोर्स अप्लाई की, वो एक्शन था। और जो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा बेसिकली, ठीक है, जैसे आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसकी साइज, लेंथ, शेप चेंज हो जाएगा। तो वो जो उसमें चेंज आया बेसिकली, वो चेंज आपके पास उसका रिजल्ट है फोर्स का, या उसका आउटपुट कह लो आप, या उसका आउटकम कह सकते हैं। तो स्ट्रेन भी सेम आपको वही चीज एक्सप्लेन करेगा, कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे पर यूनिट एरिया पे, और जो चेंज आएगा उसमें, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स अप्लाई करने पे पर यूनिट जो उसकी यूनिट लेंथ में चेंज आएगा, हम उसे कह सकते हैं स्ट्रेन। और एक और डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं हम, वो होगी द रेशियो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो जब हम चेंज इन लेंथ को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ से, तो वो रेशियो भी आपको ये इजीली डिफाइन कर सकता है, जिस तरह हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ये जो आउटपुट है, उसे हम टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो परसेंटेज शो करता है हमें। इसी तरह से आप जो है वो चेंज इन लेंथ को डिवाइड करके, यानी जो एक्सटेंशन हुई है, उसको आप ओरिजिनल से डिवाइड कर लो, तो स्ट्रेन की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। E इज इक्वल्स टू
एक्स एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एल जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि दोनों क्वांटिटीज लेंथ की है बेसिकली, तो इस वजह से इसका कोई यूनिट भी नहीं बनेगा। ये एक्सटेंशन है। और ये ओरिजिनल लेंथ, या इसे हम इनिशियल कह सकते हैं। और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी लेंथ की क्वांटिटी है, मीटर में भी लेंथ की क्वांटिटी, जैसे इसका कोई यूनिट नहीं होता। और इसकी डेफिनेशन में भी हमने तभी ये लिखा है रेशियो, क्योंकि रेशियो में हमेशा सेम क्वांटिटीज यूज होती है। तो अब आपने ये देखा कि स्ट्रेस जो है वो प्रेशर की तरह फोर्स उसमें भी अप्लाई होती है सरफेस एरिया पे, और स्ट्रेस में भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो बस ये दोनों में डिफरेंस आ गया कि आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो स्ट्रेस होगा। और इसी तरह से अगर हम परसेंटेज की बात करें, क्योंकि रेशियो की यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रेन में, तो आप इसी को एक और टर्म भी देकर लिख सकते हो, परसेंटेज स्ट्रेन। और परसेंटेज स्ट्रेन को हम परसेंटेज के साइन के साथ लिखेंगे सिर्फ, इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमें परसेंटेज भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है। और इसके साथ फिर एक मॉड्यूलस होता है। मतलब मॉड्यूलस हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हो, तो उसके लिए जो भी हम वर्किंग कर रहे होंगे तो वो आपका एक मॉड्यूल हो जाएगा। अगर आप उसकी एरिया वाइज वर्किंग कर रहे हो तो वो आपका एक डिफरेंट मॉड्यूल है। और अगर आप उसके वॉल्यूम वाइज वर्किंग कर रहे हो तो वो मॉड्यूल आपके पास डिफरेंट है। तो उनके मॉड्यूल जो है वो अलग अलग नाम से डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो अभी सिलेबस में वो सिर्फ यंग मॉड्यूलस है, मतलब जो एक सिंगल लेंथ के लिए। अगर आप एक चीज कंसिडर करो, जिस तरह प्लास्टिक रैप है आपके पास, आप उसे ट्विस्ट कर सकते हो इजिली, प्लास्टिक बॉटल को ट्विस्ट कर सकते हो। तो वो एक डिफरेंट मॉड्यूलस है कि आप उसी लेंथ में रहते हुए उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है। और एक होता है स्ट्रेच करना, कंप्रेस करना, तो आप उसकी लीनियर लेंथ में चेंज कर रहे हो। ठीक है। और इस तरह की जो चेंजेस होती हैं आपके पास, डिफॉर्मेशंस होती हैं, उनके लिए मॉड्यूलस अलग अलग बनाए गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे सिलेबस में हमने स्टडी करना है वो है यंग मॉड्यूलस। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपके पास इंक्लूड है वो है यंग मॉड्यूलस। और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये वाला सिंबल जो है ना वो एप्सिलॉन टाइप होता है थोड़ा सा, इसको इस तरह से कर लेते हैं। मॉड्यूलस में आप सिंपल सा डिफाइन करना है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होगा वो यंग मॉड्यूलस को डिफाइन करेगा। तो आप सिंपल लिखोगे ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो यंग मॉड्यूलस होगा। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, E इज इक्वल, स्ट्रेस के लिए हमने लिखा था ये सिग्मा, और यहाँ पर एप्सिलॉन का साइन आ जाएगा, ये स्ट्रेस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेन।
अच्छा, अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? पास्कल्स। प्रेशर का ही, क्योंकि स्ट्रेन का तो कैंसिल हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्ट्रेन का कोई ऐसा यूनिट नहीं है तो इसका भी ऐसा यूनिट पास्कल्स ही बनेगा। ई ए। अच्छा, इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें, E इज इक्वल्स टू सिग्मा, और इसके साथ ये जो स्ट्रेन की वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है, और स्ट्रेस हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर जो आपके पास फोर्स अप्लाई होगी पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये एक्स ओवर एल के इक्वल होगा। और क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड से क्वांटिटी को हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो वो वैल्यूज फ्लिप हो जाएंगी, यानी लेंथ की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और एक्सटेंशन की वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी, E इज इक्वल्स टू एफ एल ओवर एक्स ए। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और आ जाएंगी यंग मॉड्यूलस से रिलेटेड, जैसे कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये आपको हेल्प करते हैं इन मेकिंग द क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो इसमें डिजाइन का कोई आपके पास स्पेसिफिक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी शेप के साथ जो है वो यंग मॉड्यूलस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी डिजाइन किसी भी शेप में हो। तो वो किसी डिजाइन पे बेसिकली डिपेंड नहीं कर रहा है, जिस तरह अभी पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने ट्विस्ट करना हो तो उसमें भी मॉड्यूलस अलग है, स्ट्रेच करना हो और वॉल्यूम में चेंज करना हो तो इन सब में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलस अप्लाई होते हैं। तो यंग मॉड्यूलस में आपके पास कोई ऐसा शेप के लिए कंपलसरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सिंपल आप यही बात यंग मॉड्यूलस के लिए भी लिख सकते हो, हेंस यंग्स मॉड्यूलस इज ऑल्सो independent of line, that is, इसका मतलब ये डिजाइन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो बेसिक मॉड्यूलस डिफाइन करता है मटेरियल प्रॉपर्टी को। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसके डिजाइन पे नहीं। मतलब आप प्लास्टिक, स्टील, रबर, आयरन इन पे अप्लाई करके इसे देख सकते हो। ठीक है, उनकी शेप पे जो है वो आपको कोई ऐसा कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है, आप उनकी मटेरियल को बस कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो आपको वहां पर प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी फॉर्मूला हमारे पास आ गया यंग मॉड्यूलस का, स्ट्रेस का पता चल गया, स्ट्रेन का पता चल गया। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी जहां पर फॉर्मूला होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं।
और इसके बाद अगर हम बात करें कि यंग मॉड्यूलस के एक्सपेरिमेंट को अगर हमने परफॉर्म करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जो सिलेबस में हमारे पास एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड है उसे हम परफॉर्म इस तरह से कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक फ्लोर है और फ्लोर के साथ एक पुली कनेक्टेड है। ये फ्लोर है सिंपल। ये वर्टिकल हमारे पास सेक्शन आ गया और यहाँ पर जो है वो पुली को कनेक्ट करते हैं। और पुली को कनेक्ट करने के बाद यहाँ से एक वायर को पास करना है। और वहां पर एक लोड को हैंग करना है ताकि वो उस पे फोर्स अप्लाई कर सके। फोर्स डाउनवर्ड। ये हमारे पास लोड। और ये पार्ट पुली का है। ये आ गया पुली। ये सिंपल वायर यूज की है और उसे यहाँ कर दिया एक सरफेस के साथ। अच्छा, इसके साथ ही हम यहाँ पर एक पॉइंटर कनेक्ट कर देंगे ताकि रीडिंग नोट करना इजी हो जाए। तो यहाँ पर एक पॉइंटर या मार्कर कनेक्ट कर देंगे ताकि जब भी मूव करेगा तो ये आपको रीडिंग इजीली प्रोवाइड कर सकता है कि इनिशियली ये किस पॉइंट पर था और फाइनली किस पॉइंट पर था। और वो नोट करने के लिए हमें यहाँ पर एक मीटर रूल चाहिए होगा। तो वो मीटर रूल भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास मीटर रूल आ गया। तो लेट सपोज जैसे जैसे लोड डाउनवर्ड मूव करेगा तो मार्कर या पॉइंटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। और उससे आप ये रिलेट कर सकते हो कि लेट सपोज अगर इनिशियली वो यहाँ था और फाइनली वो यहाँ पर है तो ये इनिशियल लेंथ हो जाएगी और ये फाइनल लेंथ हो जाएगी। ठीक है। और जो हमारी एक्सटेंशन होगी वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ से। तो एक्सटेंशन हम इस तरह से नोट कर सकते हैं यहाँ पर। और जहां तक फोर्स की बात है तो फोर्स तो हमें सिंपल वेट से मिल जाएगी W इक्वल्स टू mg से। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको हेल्प करेगी इजीली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फोर्स की और एक्सटेंशन की। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं। अच्छा, इसमें अब आपके पास या तो कैलकुलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो और दूसरा मेथड ये है कि हम ग्राफ ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का। क्योंकि फॉर्मूला तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया कि किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप परफॉर्म सिंपल इस तरह से करोगे कि पहले आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेंशन कर दी। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी यहाँ पे डायरेक्ट लिंक आ जाएगा दोनों क्वांटिटीज का। ये डायरेक्ट लिंक हो गया। और डायरेक्ट लिंक के बाद
ये आ गया स्ट्रेस, ये आ गया स्ट्रेन, और ये इसकी स्ट्रेट लाइन हो गई। और स्ट्रेट लाइन के बाद हम इसका जो ग्रेडियंट होगा उसे मेंशन कर सकते हैं कि वो यंग मॉड्यूलस के इक्वल होगा। तो ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सप्लेन करेगा यंग मॉड्यूलस। और अगेन आपको पता है कि फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर लिखा था वो सारी वैल्यूज आप फॉर्मूला की लिख सकते हो। E इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स इंटू एल ओवर ए। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये लिख सकते हो, और एन एवरेज वैल्यू फॉर एक ही क्वांटिटी मेंशन करनी है तो उसके लिए ये है कि एवरेज ले सकते हैं। डिटरमाइन द ग्रेडियंट। तो ये जो फॉर्मूला है एफ ओवर एक्स वाला, अब इसमें एफ ओवर एक्स की जगह पर हमने एक एवरेज वैल्यू ले ली। तो ई इज टू, यहाँ पर ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर एरिया। तो ये हमारे पास सिंपल वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक हमारे पास जो है वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि यंग मॉड्यूलस के लिए परफॉर्मेंस आपने कैसे करनी है। और फिर अभी जिस तरह हमने बात की थी कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, शेप को नहीं। तो अगर हम इसमें डिफरेंट मटेरियल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आती है। लेट्स सपोज और एक्सटेंशन ग्राफ्स की बात करें, एफ एक्स ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है मटेरियल की, जो पहली रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफ की वो कुछ इस तरह से होगी। नॉर्मली वो स्ट्रेट जाएगा पहले डायरेक्टली, और फिर स्लाइटली कर्व हो जाएगा जिस तरह से हमने हुक्स लॉ में डिस्कस किया था। और जो क्वांटिटीज होगी वो फोर्स की क्वांटिटी न्यूटन, और यहाँ पे एक्सटेंशन मीटर। और जो इस तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा मटेरियल, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डक्टाइल। क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी बहुत पूछते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ये किस प्रॉपर्टी को शो करेगा, एफ एक्स ग्राफ की। और ये नॉर्मली क्या होता है, ये जो हम वायर्स के साथ एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, तो ये हमारे पास नॉर्मली ये एग्जांपल आपको मेटल वायर्स में मिल जाती है। तो इसकी जगह पर हम एक्सप्लेनेशन के लिए लिख लेते हैं कि ये हमें मेटल वायर्स में मिल जाएगी ये प्रॉपर्टी। सेकेंडली, इसके ऑपोजिट अगर हम ग्राफ बनाएं, मतलब वो फोर्स की तरफ जो है वो एक्सटेंड होना शुरू कर जाए, तो ये फर्स्ट ग्राफ के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर है एक्सटेंशन, यहाँ पर है। तो ये प्रॉपर्टी जो मिलेगी आपको, इस प्रॉपर्टी के लिए आप टर्म यूज करोगे रबर। तो ये नेचर आपके पास रबर मटेरियल को शो करेगी। और क्योंकि रबर है तो ये एप्लीकेशन भी आपको रबर मटेरियल में ही मिल जाएगी।
उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड टाइप की जो नेचर होगी एफ और एक्स की, वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो आपके पास चेंज होगा वो चेंज इस तरह का होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी यहाँ पर बहुत शॉर्ट एक्सटेंशन पे, इस तरह से। क्वांटिटीज हमारे पास अभी भी सेम रहेंगी, फोर्स में और एक्सटेंशन मीटर। और ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, इसकी कैटेगरी होगी ब्रिटल। और अगर हम सिंपल इसकी डेली लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ये नेचर जो है वो ग्लास मटेरियल्स की होगी। और उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी में भी फोर्स और एक्सटेंशन को मेंशन करेंगे। फोर्स, एक्सटेंशन। और ये जो प्रॉपर्टी होगी थोड़ी सी ये डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होगी किसी एक फिक्स फोर्स की वैल्यू पे। और नॉर्मली आपने देखा होगा ये पॉलीथीन और जो प्लास्टिक होते हैं इनको आप फोर्स लगाओ तो ये बहुत स्ट्रेच होते जाते हैं, बहुत थिन हो जाएंगे लेकिन फिर भी जो है ये स्ट्रेच होते रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी वो आपको प्लास्टिक में मिल जाती है, और ये नेचर जो है वो प्लास्टिक नेचर में आ जाएगा। पहला डक्टाइल था, सेकंड रबर नेचर, थर्ड ब्रिटिल, चौथी प्लास्टिक। और एग्जाम्पल के लिए हम इसका नाम लिख सकते हैं पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन में आ जाएगा। और एक और क्वांटिटी, एक और टर्म या एक और कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो इन सबसे डिफरेंट है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी न्यूटन मीटर। तो जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है ये हम लोडिंग के लिए मेंशन करेंगे, और ये अनलोडिंग के लिए। और इस प्रॉपर्टी के लिए जो टर्म यूज होगी वो पॉलीमेरिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो ये आपके पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास एमसीक्यूज के लिए। और इससे पहले जो स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास डिटेल क्वेश्चंस में भी इंक्लूड होते हैं। और बाकी हुक्स लॉ जो इस चैप्टर में, उसमें तो कोई इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि वो पहले भी आपने डिस्कस किए हुए हैं अपने आईजीसीएसई में भी। तो उसमें कोई डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा नहीं होगी।